हेलो मनी नाइन। नमस्कार, मैं हूं प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो हेलो मनी। आज गुरुवार है और आज का दिन होता है रियल एस्टेट का, यानी कि आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, बैंक, एफडी, सोना, जमीन जायदाद, बहुत सारे ढेरों ऑप्शन होते हैं। लेकिन अगर बात करें शेयर बाजार में पैसा कैसे लगाएं, ये सभी को आसानी से पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन रियल एस्टेट की बात करें तो इसमें निवेश आसान होता है। इस समय रियल एस्टेट में निवेश करना बेहद चमकदार भी हो गया, यानी कि रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। रियल एस्टेट में फिलहाल बूम दिख रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करें या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद होगा? कितने बजट में कर सकते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस शो में, और इस पूरी चर्चा में हमारा साथ देंगे पारस सतीजा, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है प्लानवेल रियलिटी के। पारस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी नाइन के शो पर। अच्छा, और एक चीज़ है कि हम पारस जी से सवाल जवाब करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने सवाल, अगर रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल आपके पास में है तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। नंबर है 9311121874, या फिर ईमेल आईडी के जरिए भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं money9query@tv9.com पर। और इसके अलावा आप हमसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। मनी नाइन ने आज से खुद को इंस्टा पर भी लाइव किया है, आप चाहें तो ये शो इंस्टाग्राम पर भी लाइव दे सकते हैं। प्रोसेस सेम है, आपको लाइव चैट बॉक्स में जाकर के हमें अपना सवाल भेजना है और हम पारस जी से आपके सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो पारस जी, दर्शकों के सवाल जवाब आए उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ ताकि लोग इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सके। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि रियल एस्टेट सेक्टर में ओवरऑल तेज़ी देखी जा रही है, बहुत बातें होने की बूम है, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बिक रही हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इसका फ़ायदा कमर्शियल रियल एस्टेट को कितना मिला है? क्या हाउसिंग मार्केट में जिस तरह की तेज़ी दिख रही है उसी तरह की तेज़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी के मार्केट में भी है? बिल्कुल प्रगति जी, जैसे आपने बताया कि ओवरऑल रियल एस्टेट में काफ़ी तेज़ी है और ये बात बिल्कुल सही है। एंड जब हम पूरी एक इंडस्ट्री की बात करते हैं रियल एस्टेट, तो हम रेजिडेंशियल, कमर्शियल, आईटी सब इंक्लूड करके ग्रोथ की बात करते हैं। और जैसा कि आपका सवाल है कि कमर्शियल रियल एस्टेट को फ़ायदा मिला नहीं मिला, बिल्कुल ओवरऑल जो पिछले 2 साल में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है वो अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% ग्रोथ आई है सेल्स प्राइसेस में। 20 to 30% फायदा मिला है रेंटल वैल्यूज को। और अगर हम लग्जरी सेगमेंट की बात करें ओवरऑल, जिसमें कमर्शियल, रेजिडेंशियल सारा कुछ इंक्लूडेड होता है, तो अगर हम इस साल की शुरुआत की बात करें तो 130% का जंप है। सीबीआरई की एक रिपोर्ट है जिसमें लग्जरी रियल एस्टेट रेजिडेंशियल सेगमेंट ने पिछले साल से 130% का जंप शो किया है इस साल। तो जैसे कि आपने बताया कि रेंटल जो है उसमें भी बूम आया है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के दाम भी बढ़े हैं, और देखा जा रहा है कि लग्जरी प्रॉपर्टी जो है उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। लेकिन बात ये उठती है कि 2 साल में ये तेज़ी तो बताई जा रही है इन सेक्टर्स में, लेकिन अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसकी कीमतों में कितना इजाफा देखा जा रहा है? एक हम अमूमन परसेंट वाइज अगर बात करें तो कितना इजाफा देखा जा रहा है? देखिए, अगर हम कमर्शियल सेगमेंट या आईटी सेगमेंट की बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, एवरेज जो प्राइस इंक्रीमेंट्स आए हैं वो करीब 25 से 30% के आए हैं। ओके, तो 25 से 30% का जो प्राइस सेगमेंट है उसमें बढ़ोतरी हुई है कमर्शियल सेक्टर में। लेकिन जो रेसिडेंशियल सेक्टर है, अगर मैं कहूँ कि उसमें इससे कहीं ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट एक अभी भी रिपोर्ट्स भी आई थी कि करोड़ों में जो प्रॉपर्टीज़ हैं रेसिडेंशियल में, उनमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो बिक भी रहे हैं। तो अच्छा, इसी दौर में एक ये कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो होती है किन मायनों में मकान या फ्लैट जैसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने से बेहतर रहती है और क्यों? अगर कोई इंसान कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे तो क्यों? देखिए, सबसे पहला तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो रेजिडेंशियल से काफी ज्यादा होता है। क्योंकि अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है वो करीब 2% से 3% का आता है पर एनम। अगर हम यही कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी लोकेशन एंड द टाइप ऑफ टेनेंट, मान लीजिए बैंक है, मान लीजिए कोई रेप्यूटेड ब्रांड है, तो करीब 5.5 से 7% तक का रिटर्न आता है कमर्शियल में।
और अगर हम बात करें लॉन्गेटिविटी की, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको लॉन्गेटिविटी मिलती है, क्योंकि अगर आपका किसी, मान लीजिए बैंक से टाई अप हो गया, तो वो बैंक आपकी प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 साल की लीज पे लेगा, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इतनी लॉन्गेटिविटी नहीं मिल पाती है। और अप्रिसिएशन वैल्यूज में एनी टाइम कमर्शियल में ज्यादा अप्रिसिएशन होती है, डिपेंडिंग क्या लोकेशन है और आसपास क्या सराउंडिंग्स है। तो मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी में रिटर्न्स तो काफ़ी बेहतर मिलते हैं, हम रिटर्न्स की अलग से भी बात करेंगे। लेकिन जो एक चीज़ है कि हम जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी का नाम सुनते हैं ना, तो मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी बहुत महंगी होगी, मतलब करोड़ों में आपको खर्च करनी पड़ेगी। आज आप अगर 2 BHK 3 BHK घर लेते हैं तो उसी का जो प्राइस रेंज होता है वो 80 से 85 लाख के बीच में पहुंच जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो इसकी रेंज कहाँ से शुरू होती है और इसका एंड पॉइंट क्या है, मतलब कितनी महंगी हो सकती है मैक्सिमम? ये देखिए, ये आपका जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। उसका मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक रीजन बताता हूँ कमर्शियल प्रॉपर्टी महंगी क्यों होती है। एक डेवलपर का जो सबसे महंगा और सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है, वो सबसे पहले होता है लैंड पार्सल। तो रेजिडेंशियल की जमीन सस्ती मिलती है, इसीलिए उसका कॉस्ट कम आता है। रेजिडेंशियल के अगेंस्ट अगर हम कमर्शियल लैंड की बात करें, तो डेवलपर को कमर्शियल की जमीन महंगी मिलती है, ऑब्वियसली इसलिए उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। अगर हम बात करें कमर्शियल प्रॉपर्टी की, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, मान लेते हैं ऑफिस है या दुकान है, तो एक रीजनेबल अमाउंट में आपको एक इन्वेस्टमेंट 35 से 40 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, जिसमें आप आईटी बिल्डिंग्स में ऑफिस स्पेस खरीद सकते हैं। और अगर एंड कीमत की बात करूं, तो कोई कीमत ही नहीं है। फन मार्केट में आप लेने जाएंगे तो 550 स्क्वायर फीट की दुकान 35 करोड़ रुपए की है। So there is no, higher limit of the commercial properties. तो हायर लिमिट तो कोई है नहीं, लेकिन अगर आपके पास 35 से 40 लाख रुपए हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको एक अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। हम बात करें अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आपने बताया अंडर कंस्ट्रक्शन, तो मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना चाहूँगी कि 35 से 40 लाख में किस तरह की, और मतलब कैसी, और उस पर कितना रिटर्न तक मिल सकता है इंसान को, क्या एक्सपेक्ट करें कि अगर वो 5 साल तक होल्ड करते हैं तो उस पर किस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे उन्हें? देखिए, इस रेंज में अगर आप जाएंगे तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन आईटी ऑफिस स्पेसेस मिल जाएंगे, जो अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 स्क्वायर फीट ऑफ सुपर एरिया के होंगे। और पोजेशन तक आते आते लगभग 3 से 4 साल लग जाते हैं। और ये आपको अप्रोक्सीमेटली रेंटल वैल्यूज जो देंगे, अप्रोक्सीमेटली 55 से 70 रुपए पर स्क्वायर फीट की रेंटल वैल्यू आएगी। तो मानते हैं अगर हम 40 1 लाख रुपए का ऑफिस लेते हैं, तो डिपेंडिंग अगर हम उसको फुल्ली फर्निश नहीं भी कराते हैं, तो हमें 25 1 हजार रुपए का रेंट दे देगा। और अगर हम उसको फुल्ली फर्निश करा के अपने टेनेंट को देते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 हजार रुपए का रेंट देगा। ये तो बात हुई कि रेंट की कि इतना मिल जाएगा। हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, आपने बता दिया कि 35 से 40 लाख में आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिल सकती है, जिसको आप आईटी ऑफिस वालों को लेंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बात करें अगर लोकेशंस की, तो लोकेशन कौन सी रहेंगी? क्या सबर्ब एरिया में मिलेगा या आपको जो मेन हार्टलैंड होता है सिटी का, वहाँ पर मिल जाएगा? किस तरह की लोकेशन में इस बजट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी? देखिए, जो मैंने आपको ये बजट का उदाहरण दिया है, ये मैंने आपको वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस ऑफ नोएडा का एग्जांपल दिया है, जहाँ पे ऑलरेडी ऑफिस बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है। ये मैं बात कर रहा हूँ नोएडा सेक्टर 62 की। ऐसे ही सिमिलर रेंज में आपको एक्सप्रेस वे पे नोएडा सेक्टर 135 के आसपास, सेक्टर 140 में कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है, वहां पे भी मिल जाएगा आपको। नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो आपको वहां पे भी ऑफिस स्पेस मिल जाएगा, स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएगा। गुड़गांव की अगर हम बात करें तो सोना रोड के आगे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के आगे भी आपको ऑफिस स्पेस मिल जाएगा। तो अगर आप नोएडा दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको काफ़ी प्राइम लोकेशन पे 35 से 40 लाख के बजट में भले आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी लेकर के अच्छी खासी कमाई स्टार्ट कर सकते हैं। मकानों की कीमत की अगर बात करें तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लग्जरी सेगमेंट में काफ़ी बूम है, काफ़ी कीमतें बढ़ी हैं। अगर एक मिड सेगमेंट में 3 BHK की बात करें तो कुछ 70 से 80 लाख रुपए का बजट ऑन एन एवरेज चला ही जाता है। अगर इतना ही बजट कोई इंसान कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहे तो उसे कहाँ करना चाहिए? क्या ये निवेश करना सही होगा? देखिए, रियल एस्टेट में कभी भी निवेश करना गलत नहीं होता। बस फर्क ये है कि कुछ लोकेशंस आपको इमीडिएटली रिटर्न्स दे देती हैं, कुछ अपकमिंग लोकेशंस होती हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अप्रिसिएशन 100% आता है।
और अगर मैं बात करूं 70 से 80 लाख रुपए के बजट में प्रॉपर्टी की, तो आई थिंक आप नोएडा एक्सटेंशन, राजनगर, इंदिरापुरम, वसुंधरा, गुड़गांव में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, काफी लोकेशंस हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। ओके। तो एक और चीज़ है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हर एक चीज़ के पीछे रिसर्च कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, उसी तरह से जैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी बात होती है और मेरे ख्याल से लोगों को अमूमन पता भी होता है कि किस तरह के पेपर्स देखने हैं, कौन से सवाल पूछने हैं, किस तरह की जानकारी लेनी है। लेकिन अगर बात करें कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते टाइम आपको किस तरह की जानकारी पर ध्यान देना चाहिए, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% पूछने चाहिए, कौन से पेपर्स हैं जो देखने चाहिए, ताकि आप एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकें। देखिए, सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस से पहले मेरा एक पर्सनल ओपिनियन और सजेशन ये रहता है कि आप पहले तो उस डेवलपर की डिलीवरी हिस्ट्री देखिए, डिलीवरी के बाद क्वालिटी और मेंटेनेंस देखिए। अगर वो आपको समझ आती हैं, उसके बाद आप जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है वो सभी के लिए सेम है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टी ओनरशिप से रिलेटेड पेपर्स देखिए, सैंक्शन मैप्स की कॉपीज देखिए, रेरा के अप्रूवल्स देखिए, रेरा का जो टाइमलाइन है जिसमें उनको कंप्लीट करना है अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वो देखिए। ओसी, अगर रेडी टू मूव इन के आसपास या रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, ओसी सर्टिफिकेट्स देखिए, पोजेशन सर्टिफिकेट्स देखिए। नो ड्यूज देखिए, अगर मान लेते हैं कोई रिलेटेड अथॉरिटी से अलॉटेड जमीन है तो उनके नो ड्यूज कंप्लीटेड हैं, मतलब उनकी पेमेंट्स कंप्लीटेड है कि नहीं। कोई बैंक्स हैं तो उनका रिकॉर्ड डिफॉल्ट तो नहीं किया है। बेसिक ड्यू डिलिजेंस सेम है चाहे वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते टाइम ऐसा नहीं है कि आपको कुछ स्पेसिफिक तैयारी करनी है, जो बेसिक नीड्स आपकी एक नॉर्मल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में होती हैं वही होती हैं। पारस जी, हमारे पास में अब दर्शकों के सवाल जवाब आने शुरू हो चुके हैं। मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम पर भी आप ये शो देख सकते हैं, यूट्यूब पर तो आप देख ही सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं। आज से आप ये शो मनी9 के शोज जो हैं वो इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपना सवाल भेजना चाहें तो वहाँ पर चैट बॉक्स में लिख करके हमें सवाल भेज सकते हैं। रियल एस्टेट का आज टॉपिक है तो आप रियल एस्टेट से जुड़े सवाल भेजिए, पारस जी उनका जवाब देंगे। फिलहाल व्हाट्सएप पर हमारे पास एक सवाल आया है रोहित सिंह का, वो पटना से हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बेंगलुरु में घर खरीदना चाहता हूँ, 20 लाख का बजट है, क्या मुझे इस बजट में कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है? 20 लाख में पहली बात, क्योंकि हम कमर्शियल कवर कर रहे हैं, क्या इनका सवाल ये है कि ये रेजिडेंशियल में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोनों अलग एस्पेक्ट्स हैं। 20 लाख का बजट है और अगर ये उसके ऊपर लोन लेके लेते हैं तो 100% इनको प्रॉपर्टी मिल सकती है, बट आई डाउट टोटल 20 लाख के बजट में इनको एक रीजनेबल साइज का अपार्टमेंट या कमर्शियल मिलेगा। तो रोहित जी, आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है। आप थोड़े टाइम के बाद में फ़ंड अरेंज करके ये चाहें तो घर खरीद सकते हैं बेंगलुरु में, लेकिन बेंगलुरु मेरे ख्याल से भी काफ़ी कॉस्टली है, तो वहाँ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बजट होना चाहिए। और पारस जी भी कमोबेश यही बात बोल रहे हैं। दूसरा सवाल राहुल चौधरी मेरठ से हैं। उन्होंने भेजा है कि मेरे पास 45 लाख रुपए का फ़ंड है, इस बजट में दिल्ली में घर तो नहीं मिल रहा है, क्या इस बजट में कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल सकती है? क्या ऐसा संभव है कि मैं अभी निवेश के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लूं? इससे 5 साल बाद इतना रिटर्न मिल पाएगा कि मैं इसे बेचकर घर खरीद सकूं? राहुल जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारा शो अगर जहाँ भी देख रहे हैं, अगर आप बाद में भी देखें तो पहले वाला सेगमेंट देखिएगा। पारस जी ने इसके बारे में डिटेल में बात की है। फिलहाल पारस जी, आप इनको क्या कहना चाहेंगे वो जवाब बताएं। देखिए, मैं आज का ही उदाहरण देता हूं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल से महंगी है, और अगर हम 5 साल के बाद का विजन देखते हैं तो 5 साल बाद भी प्रॉपर्टी के रेट्स उसी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगे जिस तरीके से आज हैं। अगर आज मैं उदाहरण दूं, सेंट्रल नोएडा में जिस सोसाइटी में एक अपार्टमेंट अगर 7 से 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे मिल रहा है, तो उसी के नीचे दुकान 35 से 40 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से बिक रही है। अगर हम बात करें 5 साल बाद की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे और कमर्शियल प्रॉपर्टी के उतने ही रहेंगे, तो प्रोपोर्शनेटली उतना गैप तब भी रहेगा। तो आई डोंट सी कि आप 5 साल बाद रेजिडेंशियल से कमा लेंगे और आपका रेट बढ़ जाएगा, बाकी मार्केट स्टैंडर्ड प्राइस पे आज स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो ये गैप हमेशा उतना ही रहेगा।
तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करने के बाद में रिटर्न्स हाई होते हैं, लेकिन उतने भी हाई नहीं होंगे कि आप जो है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के रिटर्न से नया घर खरीद सकें। खैर, रागिनी दवे हैं, उन्होंने भी व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है, क्या लोन लेकर निवेश के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला सही है? मेरा मतलब है, क्या इससे इतना रिटर्न मिलेगा कि लोन से ज़्यादा रिटर्न मिल सके? दोनों सेगमेंट्स में ये बहुत मुश्किल है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी ओनर कंट्रीब्यूशन कितनी है। मान लेते हैं अगर लोन अमाउंट कम है तो फिर भी एक रीजनेबल अमाउंट पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को कवर अप कर सकते हैं वर्सेस द आउटगोइंग ऑफ योर ईएमआई। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2 से 3% है, बट अगर आप लोन की बात करें तो लोन पर एनम आपको 8.5 से 9% पे मिलेगा। तो आप 6% का तो नुकसान वैसे ही ले रहे हैं। ऐसे ही अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में आरओआई है 5.5 से 7% तक, और कमर्शियल पे लोन थोड़ा सा महंगा होता है, और कमर्शियल में लोन भी 50-60% के बियॉन्ड नहीं मिलता है। उसमें आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% रहती है। तो रागिनी जी, आपके लिए भी जवाब नो है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट पारस जी के हिसाब से कोई बहुत बुद्धिमानी का नहीं होगा, तो आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट से बचें। मोहित श्रीवास्तव हैं, उन्होंने भेजा है कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे जान सकें कि इंसान प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार है कि नहीं है? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर ऐसा फॉर्मूला होता तो शायद एज रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हम ही पैसा अपना लगा के और उसको और ज्यादा ग्रो कर लेते। बट देन यस, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एक जो आज आप लें और बहुत प्राइम लोकेशंस पे हैं, वो आपको आज से रिटर्न्स देंगी और वो ग्रेजुअली ग्रो करेंगी। और कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जो आप थोड़ा सा अपकमिंग एरियाज में लेंगे तो वहां ग्रोथ आपको थोड़ा सा जल्दी मिलेगी, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। तो हर एक डेवलपमेंट के साथ आपको रिटर्न बढ़ता चला जाए। पारस जी, मुझे लगता है कि ये वो उस फिनेंशियल फार्मूला की बात कर रहे थे जिसमें हम कहते हैं कि 50-30-20 का रेशियो होना चाहिए। खैर, उसके बारे में किसी और टॉपिक पे किसी और दिन बात करेंगे। तारा चंद जी हैं शिमला से, उन्होंने लिखा है कि मैंने सुना है कि बैंक की नीलामी से प्रॉपर्टी सस्ते में मिल जाती है, इसे खरीदने का तरीका क्या है? क्या ये खरीदना सुरक्षित होगा? 100%। बट सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा जो आपको भी सुन के थोड़ा सा शायद अच्छी भी लगेगी और हंसी भी आ सकती है। इंडिया इज अ वेरी इमोशनल कंट्री। हम लोग यहाँ पे ना बहुत इमोशनल मिथ्स से घिरे रहते हैं। ऐसे ही कुछ इमोशनल मिथ्स रियल एस्टेट में भी होते हैं कि वास्तु हो गया जैसे, और ये प्रॉपर्टी अगर नीलाम हो रही है तो पहले प्रॉपर्टी ओनर को क्या फली नहीं थी, या इसका वास्तु खराब है। अगर आप लोग इन चीजों में विश्वास नहीं करते हैं तो आई एम श्योर बैंक से प्रॉपर्टी खरीदने में, नीलामी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन उसके भी एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है, उसका भी एक ऑप्शन का प्रोसेस है, वो आप प्रॉपर फॉलो करें। बैंक से नीलामी है तो ड्यू डिलिजेंस में आई डोंट सी अ चैलेंज कि कोई आएगा। बट फिर भी वो बेसिक्स आप जरूर चेक करिए, प्रीवियस ओनरशिप की चेन है कि नहीं है, ओसी सीसी, और जो मैंने आपको बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पहले भी बताई। तो बैंक की प्रॉपर्टी खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो कागजी कार्रवाई होती है वो ज़्यादा सुरक्षित होगी। तो सुरक्षित तो डेफिनेटली है, लेकिन हाँ, कुछ जो बातें होती हैं जो हमारे इमोशनल, जैसा कि पारस जी ने बताया कि क्यों प्रॉपर्टी इस तरह से हो गई, वो उस तरह की बातों पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको मिल रही है, आप आसानी से खरीद सकते हैं। हमारे पास अगला सवाल यूट्यूब से है। मोहित यादव जी हैं, वो कह रहे हैं कि प्लॉट खरीदने के लिए लोन लेना बेटर होगा या घर खरीदने के लिए? अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो आपको लोन तो किसी भी प्रॉपर्टी में लेना पड़ेगा, चाहे वो प्लॉट हो चाहे अपार्टमेंट हो। और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो इट्स अ गुड डिसीजन कि आप सेल्फ फंडिंग से चलें, चाहे वो प्लॉट हो चाहे रेजिडेंशियल हो। क्योंकि अगर आप लोन लेते हैं उसका एक एडिशनल बर्डन आपकी कॉस्ट में ऐड होगा ही होगा, और वो आपके आरओआई को इम्पैक्ट तो करेगा ही। तो मोहित जी, आपको आपका जवाब मिल गया है। आप सिर्फ यूट्यूब नहीं, इंस्टाग्राम पर भी चाहें तो हमारे साथ में सवाल भेज सकते हैं। पारस जी उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं। अगले 5 से 10 मिनट तक हमारे साथ में पारस जी और हैं। अगला सवाल जो है वो रमेश शर्मा जी का है, बनारस से। वो कह रहे हैं कि मैं फ़िलहाल काम मुंबई में कर रहा हूँ, मेरा बजट 40 लाख का है और मुझे सबर्ब में एक छोटी सी दुकान मिल रही है, लेकिन घर वाले होम टाउन में
घर लेने के लिए जोर दे रहे हैं, निवेश के लिहाज से क्या करना सही होगा? इनका साफ पूछना है कि मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई में एक छोटी लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिल रहा है, लेकिन घर वाले वही चीज़ है कि इमोशन की वजह से कह रहे हैं कि आप यहाँ पर अपना घर खरीदें। तो पारस जी, आप बताएं क्या करना इनके लिए बेहतर होगा फ्यूचर को देखते हुए? देखिए, अगर आज 40 लाख की दुकान रेट मूव इन है और छोटी है, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं, जितने रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं हम उनको कंसल्ट करते हैं कि जहाँ पे उनको स्टोर्स खोलने होते हैं हम लोग लोकेशंस उनको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वो बहुत छोटी दुकान है तो आपको कोई रेप्यूटेड टेनेंट नहीं मिलेगा, और क्योंकि रेप्यूटेड टेनेंट नहीं मिलेगा तो उसकी लॉन्गेटिविटी नहीं होगी। अगर आपकी दुकान का कारपेट एरिया मिनिमम 350 स्क्वायर फीट निकलता है तो आप निवेश कर सकते हैं, बट उसकी लोकेशन मेन रोड फेसिंग हो, अंदर सीढ़ियों के पीछे ना हो या अंदर एट्रियम फेसिंग ना हो अगर वो मॉल है। अगर ऐसा है तो आप 100% निवेश करिए, आपको उसका अच्छा टेनेंट जरूर मिलेगा। अगर ये सब नहीं है तो आप 100% अपने होम टाउन में इन्वेस्ट करिए, प्रॉपर्टी वहां भी ग्रो करेगी। तो रमेश जी, आपके लिए सलाह यही है कि अगर लोकेशन बेहतर है, आपको कारपेट एरिया ठीक ठाक मिल रहा है, तब आपके लिए मुंबई में प्रॉपर्टी चाहे छोटी है वो खरीदना बेहतर होगा। और अगर ये दोनों कंडीशंस मीट नहीं हो रही हैं तो उस सिचुएशन में अपने घर वालों की बात मान के आपको अपने होम टाउन में घर खरीदने का फैसला लेना चाहिए। ये पारस जी की सलाह है आपके लिए। अब हमारा अगला सवाल है जितेंद्र पांडे जी का। वो कह रहे हैं कि मैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहता हूँ, होम लोन लेकर नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। कन्फ्यूज़न ये है कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी को 20 साल के बाद बेचता हूँ तो क्या मुझे उतना रिटर्न मिल पाएगा जितना 20 साल में मैंने लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भरा है? पारस जी, आज बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो रिटर्न से रिलेटेड आ रहे हैं कि इनका भी सवाल उसी से रिलेटेड है कि प्रॉपर्टी को बेचने पर क्या रिटर्न लोन के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से ज़्यादा मिलेगा? देखिए, ये एग्जैक्टली सिमिलर सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले शायद मैम ने बैंगलोर से पूछा था, या आई डोंट नो। वो बस सिर्फ फर्क ये है, वो 5 साल के होराइजन की बात कर रही थी और सर बात कर रहे हैं 20 साल के होराइजन में। तो जवाब वही है कि आज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के प्राइसेस में जो गैप है 20 साल बाद भी उतना ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आज हम रेजिडेंशियल ले लें और वो 20 साल बाद हमें इतना रिटर्न दे देगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। 20 साल बाद भी इसी रेट से प्राइसेस का गैप रहेगा। तो प्रॉपर्टी का गैप तो रहेगा ही इतना, मतलब आप अगर आज भी इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप सोचते हैं कि लोन लेकर के लिया है उसको बीट कर पाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी हो, इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है। ऐसा मुझे लगता है कि जो लब्बो आप निकल के आए वो ये है। अच्छा पारस जी, एक और चीज़ है, मैं देखती हूँ कि लोग जो हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से, जो निवेश करने के लिहाज से, जो रिटर्न के लिहाज से, बार बार बातें रिटर्न क्यों रही, रिटर्न करने के लिहाज से अगर डरते हैं तो उनका कहना होता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने पर आपके पास तुरंत ऐसा नहीं है कि आज आप प्लॉट बेचना चाहें और आज बिक जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा पिछले कुछ सालों में जरूर देखा जा रहा था, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस थे। इकोनॉमिक स्लो डाउन था, कोविड था। बट इस साल ऐसा, पिछले 2 साल से ऐसा नहीं देखा जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, प्राइसेस हर महीने चेंज हो रहे हैं। और इस टाइम पे सेलर ड्रिवन मार्केट है ये। इस टाइम पे बायर्स के लिए, मतलब आप समझें, जो प्राइस डोमिनेट किया जाता है, जो कन्वे किया जाता है, उसी प्राइस पे प्रॉपर्टी है। अगर हम मान के चलें कि हमें एक सोसाइटी पसंद आई है और उसमें करंट प्राइस है 1 करोड़ 30 लाख रुपए का किसी अपार्टमेंट का, तो शायद हम वेट करें 1 करोड़ 10 लाख में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। शायद अगले महीने वो 1 35 की जरूर मिले। तो इस टाइम पे रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं और इस टाइम पे डिमांड बहुत अच्छी है और इमीडिएट एग्जिट ऑप्शंस खुले हुए हैं। यानी कि अब ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि आप, पहले वो टाइम होता था कि आप अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो उसमें आपको एक टाइम फ्रेम लेना होता था, तुरंत के तुरंत नेक्स्ट उसे तीन लिक्विड चार करना। साल तक ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रॉपर्टी मार्केट ऐसा है कि अगर आप बेचना चाहेंगे तो आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से बायर मिल सकता है। हमारे पास इंस्टाग्राम से सवाल आया है पवन पांडे जी का। इनका कहना है कि मेरा बजट 80 लाख रुपए का है और ये कह रहे हैं कि क्या मुझे तुरंत घर बुक करना चाहिए या फिर होम लोन के इंटरेस्ट रेट को नीचे आने का वेट करना चाहिए? 1 से 2 साल में प्रॉपर्टी के दाम नीचे आएंगे क्या?
देखिए 80 लाख रुपए आपका एक बहुत ही अच्छा रीजनेबल बजट है, जिसमें आपको आराम से 2 या 2.5 या 3 BHK मिल जाएगा। और अगर आप वेट कर रहे हैं कि प्राइसेस या होम लोन नीचे आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम लोन के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टी के प्राइसेस उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं 1-2 साल में प्राइसेस नीचे आएंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो ये तो था कि प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट रेट को आपको लो होने का या फिर नीचे आने का बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास 80 लाख का बजट है, और मेरे ख्याल से 80 लाख का बजट एक सफिशेंट अमाउंट है कि आप चाहें तो 2 BHK तो आपको ईजिली मिल सकता है, तो आप आराम से रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पारस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हमें टाइम देने के लिए, हमारे दर्शकों की सारी क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। थैंक यू सो मच। प्रगति जी। बाकी आज के शो में बस इतना ही। बाकी अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, हमारे हर दिन अलग अलग टॉपिक होते हैं, उनके बारे में आप अब तक जान चुके हैं, अगर नहीं जानते तो हम लगातार देते रहते हैं। मंडे टू फ्राइडे ये शो आता है। आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड अपने सवाल भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमने शुरुआत की है, आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर और फेसबुक पर आप पहले से हमें देखते आए हैं। तो अपना टाइम देने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी किसी भी खबर के लिए, सभी सब खबरों के लिए आप Money9 का ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सारी खबरें, सारी काम की खबरें एक ही जगह मिल जाएंगी। शुक्रिया। हेलो मनी 9।